हम सब एपीआरओ की तैयारी करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, साथ में न्यू मीडिया से संबंधित सामाजिक सरोकार को लेकर भी हम वीडियो बनाते हैं। मैंने अपने यूट्यूब के आगे लिखा भी है, सूचना, मनोरंजन और शिक्षा तीनों के लिए हमारा ये चैनल काम करता है। तो साथ साथ में शिक्षा के साथ साथ में मनोरंजन और मनोरंजन के साथ में सूचना, तो इसको ध्यान होगा डिफॉर्मेशन, मानहानि। जैसे हमको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अधिकार में अनुच्छेद 19 क के अंतर्गत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, उसे 19 ख में रोका भी गया है, उसमें सीमित भी किया गया है। ऐसे ही कुछ कानून हैं जिन कानूनों के अंतर्गत आज की दुनिया में जब न्यू मीडिया ने अपना जन्म लिया है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब ने जिस गति से समाज के अंदर काम शुरू किया है, तो आम नागरिकों के लिए जो भी सोशल मीडिया पर हैं उन सब के लिए भी ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम बात कर रहे हैं डिफॉर्मेशन, मानहानि कानून। मानहानि कानून क्या है और मानहानि कानून किस पे हो सकता है? आज बहुत सारे केस इसमें हो भी रहे हैं और बहुत से इसकी भुगतना भी पड़ रहा है, तो उसकी से बचा जा सकता है सोशल मीडिया पे लिखने से। और एक पत्रकार के लिए और कानूनी रूप से पढ़ाई करने वाले जो एपीआरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये पूछा ही जाएगा कौन सी धारा है, उसमें क्या काम है। तो आज हम बात करते हैं डिफॉर्मेशन कानून यानी मानहानि कानून। क्या है मानहानि कानून? मान सम्मान और ख्याति को पहुंची हानि को मानहानि कहा जाता है। किसी व्यक्ति के मान सम्मान, ख्याति, प्रतिष्ठा और पर पहुंची हानि को मानहानि कहा जाता है। यानी मान सम्मान की जो आपने हानि की है उसे मानहानि कहा जाता है। भारतीय विधि में अधिकार देकर मानहानि से व्यक्तियों को बचाने का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान ने यह प्रावधान किया है कि व्यक्ति के मान सम्मान को कोई ठेस न पहुंचा सके और उसको बचाने के लिए यह प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, ऐसे ही हमारा संविधान है भारतीय संविधान, लेकिन उसके अंतर्गत इंडियन पेनल कोड है भारतीय दंड संहिता, आईपीसी जिसको हम बोलते हैं, उसकी धारा 499 से लेकर 502 तक मानहानि कानून को विषय में प्रावधान किया गया है। किसमें प्रावधान किया गया है? इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 499 से 502 तक मानहानि का प्रावधान किया गया है। और ये प्रावधान कैसे आता है? तो इस प्रावधान का कारण है भारतीय दंड संहिता के 1860 में जो कानून बना था उसी को लागू करते हुए धारा 499 में इसे परिभाषित किया गया है। तो धारा 499 में किसे परिभाषित किया गया है? धारा 499 में मानहानि को परिभाषित किया है। अब मानहानि में क्या क्या आता है, इसको परिभाषित कैसे किया गया है, बोल ध्यान से सुनने वाली। बोले गए, आपने कुछ भी मुंह से बोला है वो पढ़े जाने के लिए आपने लिखा है और उसे पढ़ा जा सकता है। फेसबुक पे लिखा है, ट्विटर पे लिखा है, किताब में लिखा है, अखबार में लिखा है, कहीं भी आपने लिखा है, आपने कहीं बोला है, रिकॉर्डेड है, पढ़े जाने वाले यानी आपने कहीं लिखा और उसे कोई पढ़ सकता है। अदृश्यित शब्दों, ऐसे शब्द जिनको हम परिभाषित नहीं करते हैं, लिखते नहीं, लेकिन संकेतात्मक रूप से है, इस अदृश्यित शब्दों द्वारा या चित्रों द्वारा, अदृश्यित चित्र नहीं, इमोजी मैंने तो पहले बोला था, इमोजी शब्द जो आता है अपना वो अदृश्यित शब्दों में आता है। ऐसी इमोजी जो नुकसान करती है, और चित्र, फोटो द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में लांछन लगाना यानी उस पर छिटाकसी करना, लांछन लगाना, इस आश्रय में लगाया जाता है कि उसके प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन इस व्यक्ति की ख्याति, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं, वो मानहानि में आते हैं। यानी आपने अगर बोला है, आपने फोटो लगाई है, आपने इमोजी लगाई है, आपने उसको लिखा है और अपने हाव भाव से भी अदृश्यित, अगर आपने किसी को ऐसे इशारे किए हैं वे जो उसकी ख्याति और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं, वे सब 499 में परिभाषित कर कर उसे मानहानि कहा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में मानहानि को परिभाषित किया गया है। आईपीसी की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में मानहानि को परिभाषित किया गया है। उसके आगे 500, धारा 500 आईपीसी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता के अंदर 500 में क्या है? अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मानहानि करता है, किसी व्यक्ति की कोई दूसरा व्यक्ति मानहानि करता है तो उसे धारा 500 के तहत
2 वर्ष का कारावास और आर्थिक जुर्माना देना होगा। ये सजा कोर्ट पर निर्भर करती है, वो 2 साल का कारावास देता है, आर्थिक जुर्माना देते हैं, और कई बार अगर इसमें कोर्ट को लगता है तो वह दोनों भी दे सकती है, 2 साल की सजा भी दे सकती है और आर्थिक जुर्माना भी कर सकते हैं किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के प्रति यह किया गया है तो। इसी तहत 501 धारा 501 में जानबूझकर, पहले है किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की है, अनजाने में हो गई है तो सजा यही है, लेकिन जानबूझकर भी आपने किसी को ख्याति को, मान सम्मान को, प्रतिष्ठा पहुंचाई है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है कि इसने जानबूझकर मेरे खिलाफ गलत बयान किया है। तो 501 के तहत जो कार्रवाई 500 में हो रही है वह 501 में भी होती है, 2 साल की सजा और जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। 502 अपने आर्थिक लाभ के लिए किसी दूसरे की आर्थिक हानि की, अपने किसी और को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाई है, अपने आर्थिक उद्देश्य के लिए, अपने आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी की मानहानि की है तो वह भी सजा कितनी होगी? 500 के तहत ही सजा होगी, 2 साल और आर्थिक जुर्माना या दोनों। यानी क्या हो गया? मानहानि कानून के अंतर्गत जितने भी सजा है वो क्या है? 2 साल की सजा है और आर्थिक जुर्माना है, दोनों में से एक भी हो सकती है और दोनों भी हो सकते हैं। यह मानहानि कानून के अंतर्गत है, किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर और आर्थिक रूप से भी अगर मानहानि अपने उद्देश्य कमाने के लिए की है। इसी तरह मानहानि कानून के अंतर्गत जो ये कानून है उससे जुड़ा एक कानून और है जो पूछा जाता है, वो भी मानहानि के अंतर्गत आता है। 505 मानहानि को कहां तक लागू किया है? 499 से 502 तक। लेकिन 505 में क्या लिखा है वो हमसे पत्रकारों से जुड़ा हुआ है और सोशल मीडिया पे काम करने वालों के लिए भी जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके भी परिभाषित कर देना या समाचीन है। खबर, अपनी न्यूज, तथ्य, कोई तथ्य है, कोई रिपोर्ट, कोई हमने ऐसी रिपोर्ट पेश की है जिसके कारण से भारतीय जल सेना, वायुसेना और थल सेना के किसी सैनिक या अधिकारी के मन में बगावत या विद्रोह का मन बन जाए तो वह रिपोर्ट, वह तथ्य, वह खबर 502 के अंतर्गत कानूनन रूप से गलत होने के कारण से उसमें भी सजा मिलती है। यानी हमको ध्यान रखना है सोशल मीडिया पे काम करने वालों को भी, और साथ ही ऐसी कोई खबर, ऐसे कोई तथ्य जो जनता में भय और डर का वातावरण उत्पन्न करते हो, वो और माहौल खराब करते हो और सरकार के प्रति अविश्वास पैदा करते हो, उसमें भी यह 505 की कार्रवाई हो सकती है। सजा वही है मानहानि कानून की तरह ही, 2 साल की सजा, आर्थिक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसी तरह पूछते हैं क्या मृत व्यक्ति की भी मानहानि होती है क्या? तो इसको भी हम समझते हैं, मृत व्यक्ति की मानहानि होती है। मानहानि में आता है कि नहीं आता है? तो मृत व्यक्ति भी मानहानि में माना गया है, इससे भी परिभाषित किया गया है और कहा गया है मृत व्यक्ति की प्रतिष्ठा को अगर हानि पहुंचती है, उसकी ख्याति को हानि पहुंचती है, उसके किए गए कार्यों का अपमान होता है तो उसके निकटतम परिजन, रिश्तेदार, नातेदार इसके लिए मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और उसकी प्रतिष्ठा के लिए वह लड़ सकते हैं। इसे मृत व्यक्ति के लिए भी मानहानि होती है। इसी तरह राज्य के विरुद्ध मानहानि, राज्य के विरुद्ध मानहानि होती है क्या? तो राज्य के विरुद्ध मानहानि को आईपीसी की धारा 124A में राज्य के विरुद्ध मानहानि को देशद्रोह में माना गया है। यानी धारा आईपीसी की धारा 124A में देशद्रोह में राज्य की मानहानि मानी है। यानी देश, राज्य के खिलाफ ऐसे शब्द जो उसकी प्रतिष्ठा, उसकी सम्मान, उसकी ख्याति को ठेस पहुंचाते हो और उसका अपप्रचार करते हो तो उसे देशद्रोह के रूप में रखा गया है। यह भी मानहानि कानून के अंतर्गत आता है। ऐसे ही समुदाय के खिलाफ, किसी समुदाय, संगठन, एनजीओ के खिलाफ अगर कुछ बोला है तो धारा आईपीसी की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के तहत इसको उपद्रव की श्रेणी में रखकर कहा गया है, जिसे संगठन और से जो संगठन है उनके खिलाफ कुछ बोला गया है तो उसे सामुदायिक खिलाफ मानहानि कहा गया है, राज्य के खिलाफ मानहानि कहा गया है, मृत व्यक्ति के खिलाफ भी मानहानि को माना गया है। ऐसे मानहानि कानून के अंतर्गत हमने जो बात ध्यान रखी है उसमें कुछ अपवाद दिए हैं। ऐसे 10 अपवाद हैं जिन पर मानहानि कानून में अपवाद क्या क्या है, ऐसे अपवाद जिनको प्रकाशित किया जाए, अपवाद मतलब जिनमें मानहानि नहीं मानी जाएगी। तो पहला क्या अपवाद है? सत्य बात का लांछन,
करना, प्रकाशित करना लोक कल्याण में अगर जरूरी है, कोई सत्य बात है और अगर आपने सत्य बात कही है और सामने वाले की प्रतिष्ठा को दांव पर भी लगती है और उसे प्रकाशित भी किया है, लेकिन वो लोक कल्याण में है और अगर सत्य है तो मानहानि नहीं होती है। अगर मैं आप लोगों ने देखे होंगे मानहानि कहा कि भाई उसने इतने रुपए लूट लिए और वो सत्य है लूटे हैं और कानूनी रूप से उसने रिश्वत ली है और उसका प्रकाशन किया है, तो वो मानहानि नहीं है, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा तो दांव पे लगी है लेकिन बात सत्य है, राइट इंफॉर्मेशन है, तो मानहानि नहीं है। सेकंड, अपवाद नंबर 2, उसके लोक कल्याण कृत्यों में, उसके लोक कल्याण कृत्य यानी आपको जनहित के लिए जो काम कर रहे हैं के निर्वहन, उसके निभाने में, आईएएस हो, आरएस हो, सरकारी प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई भी लोक कल्याण से जुड़े हुए राजनेता हो, अगर वो अपने कृत्य में निर्वहन करने में लोक सेवक के आचरण, यानी लोक सेवक जो जनता का शासन है, अगर वो लोक सेवक के आचरण के विषय में या उसके शामिल विषय में, उससे संबंधित शामिल विषय, जहां तक उसका शील उस आचरण से, उसका जो व्यक्तिगत आचरण है, उसका चरित्र जो है, शील जिसको बोलते हैं चरित्र, शील उस आचरण से प्रकट होता हो, न कि उसके कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सौहार्दपूर्ण रहती हो। यानी इसका मतलब समझने की बात है, ऐसा आचरण जो व्यक्तिगत है उसको प्रकाशित नहीं करता, लेकिन उसके सार्वजनिक और लोक कल्याण से जुड़ा हुआ आचरण है, कोई पुलिस अधिकारी और वो ऐसा आचरण करता है जो पुलिस की कैटेगरी को गिराता हो, हेलमेट लगाना जरूरी है और वही हेलमेट नहीं लगा रहा, उसका आपने वीडियो और उसका प्रकाशित किया है, वो उसकी मानहानि नहीं है। यानी आपको समझना होगा मानहानि कब है। यानी मैं किसी सरकारी सेवा में हूं, किसी लोक सेवा में हूं, मैं नेता हूं और मेरा व्यक्तिगत आचरण जनहित में प्रभावित करता हो और उसकी रिपोर्ट छापी गई हो, प्रकाशित की गई हो, तो वो आचरण उसकी मानहानि में नहीं आएगा, उसे मानहानि नहीं माना जाएगा। फिर क्या है? तीसरा, किसी लोक कल्याण प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति की समाचार, वही समान ऊपर वाला जो बिंदु है, कोई प्रश्न है लोक कल्याण का और उसमें ये बातें कहना अनिवार्य है, तो उसके व्यक्तिगत हो, जीवन पर कोई आक्षेप आ रहा हो, उसके कृत्य से कोई आक्षेप आ रहा हो, उसके पुलिस का उदाहरण दिया, डॉक्टर का पेश, लोक कल्याण के अंतर्गत अगर ऐसा कोई प्रश्न खड़ा किया गया है किसी पत्रकार के द्वारा, जनता के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, जो उसके पेशे से या उसके व्यवसाय से लोक कल्याण का नुकसान करते हुए, तो उसे भी मानहानि नहीं माना गया है, जब तक व्यक्तिगत रूप से उस पर नहीं किया गया हो। सार्वजनिक प्रश्न खड़ा करना उसको हित में है, जनता के हित में, सड़क निर्माण हो रही है, उसमें प्रश्न खड़ा किया गया है, सड़क सही नहीं बनी है, तो सरकार की या व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा को नहीं माना जाएगा, वो लोक हित में माना जाएगा, इसलिए वो मानहानि नहीं होगी। ऐसे ही किसी न्यायालय में कार्रवाई, कोई न्यायालय में कार्रवाई चल रही है और ऐसे कार्रवाइयों, अन्य जो कार्रवाई होती है, जैसे न्यायालय में कोई कार्रवाई हो रही है या किसी कमेटी की कोई कार्रवाई चल रही है, उस कमेटी की कार्रवाई को, रिपोर्ट को पेश करना, उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसको पेश किया गया है, तो वो मानहानि नहीं है। उसमें जो कार्रवाई हुई है या न्यायालय की कोई कार्रवाई हुई है या कोई ऐसी कमेटी बनी है, उसने कोई कार्रवाई की है किसी के खिलाफ और उसको अगर हमने पेश किया है, तो वो भी मानहानि कानून के अंतर्गत नहीं आती है। लोग डरते हैं कई बार, ये रिपोर्ट हम पेश कर सकते हैं नहीं कर सकते, पूछते हैं। रिपोर्ट पेश की जा सकती है, बस शर्त क्या है? सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, उसमें ऐसी भाषा जो शालीनता के विरुद्ध होती है उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसको भी अपवाद में माना है। ऐसे ही न्यायालय की गुणवत्ता और साक्ष्यों और अन्य व्यक्तियों के विषय में आप उनके गुणवत्ता, साक्ष्य और व्यक्तियों के विषय में कोई आचरण संबंधी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा, राम मंदिर का फैसला आया, उसके बाद वहां जो कोर्ट में वकील थे या जो जूते खोल कर गए वकील, ऐसे खूब सारे वीडियो चले, वो बहस करते समय 80 साल में खड़े रहे। अब ये आचरण कब कर सकते हैं? न्यायालय का फैसला आने के बाद, जजमेंट आने के बाद, जब साक्ष्य चल रहे हैं, वकील का कार्रवाई चल रही है, साक्ष्य पेश हो रहे हैं, व्यक्ति पेश हो रहे हैं, जब तक फैसला नहीं आया तब तक आप इसको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये आने के बाद अगर कोई व्यवहार अच्छा नहीं किया गया, कोई व्यवहार अच्छा किया गया, उसकी गुणवत्ता के आधार पर कोई रिपोर्ट पेश की है, तो वो दूसरे की मानहानि नहीं मानी जाएगी। शर्त उसमें वही है, निर्णय आने के बाद, कोर्ट की कार्रवाई के दौरान नहीं कर सकते। अपवाद 6, अपवाद 6 क्या है? किसी ऐसा कृत्य जो लोक के गुण गान के बारे में, जिसको उसके कर्ता ने लोक निर्णय के लिए रखा है,
और सद्भावना पूर्वक अगर उसका प्रकटीकरण किया गया है तो वो मानहानि नहीं है। मतलब क्या समझ आए, किसी ऐसा कृत्य जिससे लोगों का कल्याण हुआ हो और उस कर्ता के लिए हमने कुछ प्रकाशित किया है और उस प्रकाशित करने से वो मानहानि नहीं मानी जाएगी। इसी तरह से किसी अन्य व्यक्ति ने किसी के ऊपर विधि पूर्वक, आपको बयान देने होते हैं कई बार टीवी में, आपसे विधि पूर्वक कोई सलाह मांगी गई है, विधि पूर्वक प्राधिकार रखने और व्यक्ति की सद्भावना पूर्वक की गई निंदा मानहानि नहीं है। हमने कोई बयान दिया और उसको विधि पूर्वक हमसे कोई बात पूछी गई और हमने विधि पूर्वक उसको बात बताई है लोक कल्याण के लिए, तो वो निंदा भी की है, परनिंदा भी की है, तो वो मानहानि में नहीं आएगी। प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा समक्ष सद्भावना पूर्वक अभियोग लगाने पर, अगर कहीं अभियोग चल रहा है और उसको प्रकाशित किया है, उसको लिया है और हमने अभियोग लगाया है और अभियोग चल रहा है, तो वह भी मानहानि में नहीं आएगा। ऐसे ही अपने किसी व्यक्ति के परिचित हितों की रक्षा, अपने हितों की रक्षा जो हमको राइट मिले हैं उनकी रक्षा के लिए किसी व्यक्ति के लिए हमने कोई निंदा की है, कोई आरोप लगाया है और अगर लांछन लगाया है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है और उससे मेरे हित प्रभावित होते हैं, तो वह भी मानहानि में नहीं आएगा। उसका निर्णय होने पर बात होगी, लेकिन वह अपने हितों की रक्षा के लिए ऐसा करता है तो वो मानहानि में नहीं है। सावधानी से जो व्यक्ति किसी की भलाई में जिसकी वह कर्ता दी गई हो, लोक कल्याण में आश्रित मानहानि नहीं होती है। मुझे कोई जिम्मेदारी दी है और मैंने उसके लिए कुछ काम किया है और वो मानहानि में नहीं आएगा। ऐसे जो न्यायालय से जुड़े हुए हैं, खुद की रक्षा से जुड़े हुए हैं, या सार्वजनिक हित यानी जिसको हम लोक कल्याण के लिए कोई बात कर रहे हैं जिसमें निजी हित नहीं है, और वह मानहानि में नहीं आएगा। और सत्य बात तो मानहानि में नहीं आएगी। ऐसे अपवाद दिए हैं। तो आज हमने बात की है मानहानि कानून 499 से 502 तक। मानहानि से संबंधित ये जो कानून है जिसे हम डिफॉर्मेशन बोलते हैं, कई चर्चा होती है, तो हमको लिखते समय, पढ़ते समय, बोलते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ख्याति और उसको आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार का नुकसान हमारे इस कृत्य से होता हो, वह काम हमें नहीं करना चाहिए। इस कानून के अंतर्गत ध्यान रखते हुए हमारी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता परिभाषित होती है।